हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आर यूट्यूब। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था हेड इंजरी टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड द साइन एंड सिम्टम। तो उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आज हेड इंजरी पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट प्लान एंड द कंप्लीट मैनेजमेंट। तो हेड इंजरी स्टार्टिंग में हमने देखी थी। हेड इंजरी क्या होता है? हेड इंजरी यानी जो स्कल है अपना, उसके अंदर किसी भी तरह से ट्रोमेटिक इंजरी हो जाएगी। स्कल, स्कल्प और ब्रेन है वो तीनों डैमेज हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं हेड इंजरी। अभी हम देखते हैं आज हेड इंजरी की पैथोफिजियोलॉजी एंड द मैनेजमेंट प्लान। तो पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन सफर ट्रोमेटिक इंजरी। जैसे हमने देखते हैं ब्रेन सफर ट्रोमेटिक इंजरी, दैट मीन्स जो ब्रेन है वो ट्रोमेटिक इंजरी से सफर कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी तरह की ट्रोमा या फिर इंजरी होगी है जिसकी वजह से स्कल के साथ साथ में ब्रेन है वो भी डैमेज हो गया है। तो अगर ब्रेन डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा? रप्चर ऑफ द सेरेब्रल ब्लड वेसल्स कॉज इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग। जैसे क्या है हम देखते हैं यहाँ पर। किसी भी वजह से अगर कोई भी ट्रोमा हुआ है, ब्रेन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रोमा हुआ है, तो वहां की जो ब्लड वसल्स है वो क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। अगर ब्लड वसल्स रप्चर हो रही है जिसकी वजह से वहां पर क्लोट फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पर हो रहा है ये? क्रेनियल कैविटी के अंदर। तो रप्चर ऑफ द सेरेब्रल ब्लड वसल्स कॉज इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। सेरेब्रल ब्लड वसल्स, सेरेब्रल आर्टरी, वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल ब्लड वसल्स। तो अगर सेरेब्रल ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो गई है, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाएगी। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग दैट मीन्स वो कैविटी जहां पर जो ब्रेन है वो ऑक्यूपाई रहता है, सिचुएटेड रहता है, उसको अपने बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। तो जो क्रेनियल कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हेमेटोमा फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या कोज करेगा वहां पर अंदर जाके? ब्लीडिंग की वजह से। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग की वजह से अंदर जाके एक क्लोट फॉर्म कर लेगा, अंदर की साइड में जाके क्लोट फॉर्म कर लिया। और अगर क्लोट फॉर्म हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो कंप्रेस हो जाएगी। रप्चर ऑफ द सेरेब्रल ब्लड वेसल्स कॉजिंग इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से दो कंडीशन आती है। फर्स्ट वन आता है सेरेब्रल इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब होता है लेक ऑफ द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर क्रेनियल कैविटी की जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो गई है तो वहां पर हेमेटोमा फॉर्म हो जाएगा, और जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। इसके साथ साथ में आता है सेरेब्रल स्वेलिंग ड्यू टू दी अल्टर्ड कैपिलरी परमिबिलिटी। दैट मीन्स अगर कहीं पर भी अपनी बॉडी के अंदर कहीं पर भी सेलुलर इंजरी होती है या फिर इंजरी होती है तो सबसे पहले रेस्पॉन्स आता है इन्फ्लामेशन का, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा? जो कैपिलरी है उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिबिलिटी मतलब क्या होता है? यानी कंपोनेंट है उसको, कुछ कंपोनेंट है या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो कंपोनेंट है, उसको तो परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है एक्सचेंज के लिए, और जो मैक्रो कंटेंट है उसको वहीं पे रोक लेगा। लेकिन जो ही परमिबिलिटी बढ़ेगी उस कंडीशन में जो मैक्रो कंटेंट है या फिर हम बोल सकते हैं लार्ज पार्टिकल्स हैं ब्लड के, वो भी बाहर की साइड में आ जाएंगे। सेरेब्रल स्वेलिंग ड्यू टू दी अल्टर्ड कैपिलरी परमिबिलिटी। जो कैपिलरी परमिबिलिटी है उसकी अल्टर होने की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं कैपिलरी परमिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। देन इसके बाद में हम देखते हैं सेरेब्रल इस्चीमिया की वजह से क्या कॉज करेगा? सेरेब्रल मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू दी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है क्रेनियल कैविटी में, हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्लड सप्लाई कम होगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या होगा? यहाँ पर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, और अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस में मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोसेस होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होगा। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा? फैट एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन की वजह से वहां पर ग्लूकोज भी फॉर्म होगा, लिपिड्स का भी फॉर्मेशन होगा, और H प्लस आयन का लेवल बढ़ जाएगा। इससे फॉर्म होता है ग्लूकोज प्लस H प्लस आयन भी बढ़ जाएगा, प्लस लिपिड्स
लिपिड्स, इन तीनों का लेवल बढ़ रहा है। तो मेन फैक्टर क्या ग्लूकोज है, वो तो जो ब्रेन की सेल हम यूटिलाइज कर लेंगी। इसके साथ साथ में जो H+ आयन है ये क्या करेगा, यहाँ पर एसिडोसिस कंडीशन को कोज करेगा, और वो एसिडोसिस कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हो रही है, H+ आयन का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है, ब्लड कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, ब्लड का लेवल डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, या फिर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, H+ आयन की प्रेजेंस में जो सेरेब्रल टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे, और उसको अपन बोलते हैं इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन दैट मीन्स नेक्रोसिस और द डैमेज। नेक्रोसिस और डैमेज, जो सेरेब्रल टिश्यूज हैं उनको डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीजन की अब्सेंस में, जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन। इधर हमने देखा था सेरेब्रल स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली यहाँ फ्लूइड ऑक्यूपाई हो रहा है, जिसकी वजह से सेरेब्रल जो फ्लूइड, अगर यहाँ पर क्या होता है परमिबिलिटी जो ही चेंज हो जाएगी, तो जो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है वो कहाँ पर होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ये है कैपिलरीज, और अगर कैपिलरीज है तो कैपिलरी की परमिबिलिटी जो ही बढ़ेगी, तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो भी क्रेनियल कैविटी में आ जाएगा, जो फ्लूइड है वो भी क्रेनियल कैविटी में आ जाएगा। और फ्लूइड के अंदर क्या होता है, वाटर मोलिकल प्लस सोडियम एंड थर्ड वन आती है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये क्या करेंगे, कहाँ से माइग्रेट हो रही है, इंट्रावस्कुलर स्पेस से माइग्रेट होके इंटरस्टिशियल स्पेस में चल जाएंगी, दैट मीन्स ब्रेन की सेल्स में चल जाएंगी। और अगर वहाँ पे ब्रेन की सेल्स में वाटर आयन, सोडियम आयन, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन अगर जा रही है, तो ये कोज कर रही है एडिमा और स्वेलिंग, एडिमा और स्वेलिंग, एडिमा और स्वेलिंग, यानी ब्रेन के अंदर स्वेलिंग को कोज करेगी। सेरेब्रल स्वेलिंग एंड द हेमेटोमा कोज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब सेरेब्रल स्वेलिंग तो क्यों हो रहा है, जब तक अगर परमिबिलिटी नॉर्मल, इस यहाँ थोड़ी ही परमिबिलिटी बढ़ी है उस कंडीशंस में, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम, और इसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन होती है। लेकिन अगर कैपिलरी रप्चर हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा परमिबिलिटी बढ़ गई है, तो जो मैक्रो कंपोनेंट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कार्पोनेल्स, वो भी वहाँ से माइग्रेट होके बाहर की साइड में आ जाएंगे। अब स्वेलिंग को भी कोज कर रहा है और पहले से हेमेटोमा भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा तो है नहीं कि ये वाला जो पार्ट है सारा का सारा ऑक्यूपाई है ब्रेन का, या नहीं सॉरी, ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये वाला सारा का सारा पार्ट है वो एम्प्टी है, दैट मीन्स ये सारा का सारा पार्ट पहले से ही ऑक्यूपाई है, यहाँ पर टिश्यू रहते हैं। तो जो टिश्यू है उस अगर वहाँ पर फ्लूइड और ब्लड क्लॉट आ गया है तो वो कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगा, कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा, और वहाँ से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये क्या कर रहा है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको कंप्रेस कर रहा है, और अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रहा है जिसकी वजह से ICP बढ़ जाएगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो नॉर्मल होता है अपना 10 to 12 mm ऑफ Hg, 10 to 12 mm ऑफ Hg अलग ये होता है। ये बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर या फिर इन्फेंट के अंदर अलग अलग रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पर अडल्ट के अंदर हम देखते हैं जिसके अंदर होता है 10 to 12 mm ऑफ Hg जो नॉर्मल होता है, लेकिन ये बढ़ जाएगा एक्सीड टू दी, ये न हो जाएगा 20 से लेके 25 के बीच में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हेड इंजरी हो रखी है जिसकी वजह से ICP कितना हो जाएगा 20 to 25। अगर यहाँ ICP बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो सबसे पहले सिम्टम्स में आता है सीवियर हेडेक, यानी सीवियर हेडेक होगा, उसके साथ साथ में पर्सन है वो इरिटेबल हो जाएगा, सीवियर हेडेक एंड दी इरिटेबिलिटी। किसकी वजह से हो रहा है, सेरेब्रल स्वेलिंग की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हो सकता है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे हमने क्या देखा था, सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन जो डैमेज हो रही थी, सेरेब्रल टिश्यू डैमेज हो गया था, नेक्रोसिस हो गए थे, नेक्रोसिस हो गए थे सेरेब्रल टिश्यू, और ICP बढ़ गया था मोर देन 20 mm ऑफ Hg, या फिर हम मेंशन करते हैं 20 to 25 mm ऑफ Hg के लगभग इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया है। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, जो क्रेनियम है उसको रिजिड कर देगा। क्रेनियम दैट मीन्स ये जो क्रेनियल केविटी है, ये जो पूरी केविटी है, इस केविटी को अपन बोलते हैं क्रेनियल केविटी। तो ये जो क्रेनियल केविटी है रिजिड हो जाएगी, दैट मीन्स कठोर हो जाएगी। रीजन क्या होता है, फ्लूइड भी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इसके साथ साथ में टिश्यू है वो भी डैमेज हो गए हैं, हेमेटोमा भी फॉर्म हो रखा है, और इन तीनों की वजह से ही जो क्रेनियम कैविटी है वो रिजिड हो जाएगी।
क्रेनियम कैविटी रिजिड हो जाएगी। अगर क्रेनियम कैविटी रिजिड हो रही है, उस कंडीशन में ये क्या करेगी, जो सराउंडिंग की स्ट्रक्चर है, जो भी टिश्यूज है, उसको कंप्रेस करना और स्टार्ट कर देगा, कंटिन्यूअसली उनको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, कंप्रेस द सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू एंड दी ब्लड वेसल्स। या फिर हम बोल सकते हैं जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनको कंप्रेस करेगा, जिसके अंदर आता है ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स एंड दी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स, ब्रेन टिश्यू के साथ साथ में ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सारी की सारी कंप्रेस हो जाएंगी। अगर ये कंटिन्यूअसली कंप्रेस हो रही है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिसकंटिन्यूएशन एंड द ब्रेन हर्निएशन, अगर कंटिन्यूअसली कंप्रेस हो रही है तो उस कंडीशंस में जैसे नॉर्मल ब्लड वेसल्स ये है, और ये कंप्रेशन की वजह से आगे जा कंप्रेशन की वजह से ब्लड वेसल्स है ऐसी हो गई, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या होता है, जैसे हमने देखा था क्रेनियम कैविटी के अंदर कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई हो रही है, हेमेटोमा है, ये हेमेटोमा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर ब्रेन के जिस पार्ट में हेमेटोमा है, वो जो भी पार्ट है वो ऑर्गन क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स प्रेशर की वजह से ये क्या होता है, ऑर्गन हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वो मूव आउट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर यहाँ पे हेमेटोमा फॉर्म हो रखा है, स्वेलिंग हो रही है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो जो ऑर्गन है वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देंगे। सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिसकंटिन्यूएशन एंड दी ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन का मतलब होता है displacement displace or the protrusion of the organ from origin site। ओरिजिन साइड से या फिर वो अपनी ऑन जगह छोड़ के, ऑन प्लेस छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, उसको अपन बोलते हैं ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और दी प्रोट्रूशन। दैट मीन्स जो ऑर्गन है प्रेशर की वजह से अपनी स्पेस छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे वो शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ पर ऑर्गन है वो स्टार्ट कर रहा है, अपनी जगह को छोड़ के स्टार्ट कर रहा है, इसके साथ साथ में जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो रखी है, नर्व्स है वो कंप्रेस हो रखी है, और नर्व कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, सेंसरी मोटर नर्व ट्रांसमिशन, डिक्रीज दी सेंसरी मोटर नर्व ट्रांसमिशन। दैट मीन्स अगर नर्व कंप्रेस हो गई है, तो जो अगर सेंसरी नर्व कंप्रेस हो गई है तो बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक लेके जा रही है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी, और इसके साथ साथ में जो ब्रेन वापस कमांड करती है अकॉर्डिंग टू दी स्टिमुलाई, उसका रिस्पॉन्स लेके आती है मोटर नर्व टू दी डिजिटल ऑर्गन, तो वो डिजिटल ऑर्गन के पास में अपना रिस्पॉन्स नहीं लेके आएगी, जिसको अपन बोलते हैं डिक्रीज सेंसरी एंड मोटर नर्व ट्रांसमिशन। दैट मीन्स जो नर्व ट्रांसमिशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड दी पैरालिसिस। पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस है वो भी लूज हो जाएगा और पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस दैट मीन्स लॉस ऑफ द सेंसेशन और रिस्पॉन्स, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स। अरे अगर पैरेस्थेसिस कंडीशन है, पैरेस्थेसिस कंडीशन है, दैट मीन्स जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हुई है। नर्व है कौन सी, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व है वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से पर्सन है सेंसेशन को फील नहीं कर पा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सेंसरी स्टिमुलाई है उसको वो परसीव नहीं कर पा रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं नंबनेस, नंबनेस। एंड पैरालिसिस हो रहा है तो इसके अंदर सेंसरी एंड मोटर नर्व है वो दोनों ही डैमेज हो जाएंगी, और कई बार क्या होता है सेंसरी नर्व तो नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन जो मोटर नर्व है वो डैमेज होने की वजह से वो रेस्पॉन्ड नहीं ले पा रही है टुवर्ड्स दी डिजिटल ऑर्गन। देन हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम क्या क्या करेंगे अगर हेड इंजरी है। हेड इंजरी है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या बोलेगी, हम यहाँ पर देखते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट।
हम पर्सन का करेंगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में करेंगे। उसमें हम जो जैसे हमने पहले भी देखा था न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, उसके अंदर हम पर्सन की का असेसमेंट करेंगे कि जो नर्व इम्पेयरमेंट होता है वो हो रखा है, वो किस लेवल तक हो रखा है। सेकेंडली हम देखते हैं कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हम कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हम ये देखेंगे कि हेड इंजरी के साथ साथ में कहीं कोई दूसरा ऑर्गन तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई दूसरा सिस्टम तो अफेक्ट नहीं हो रहा है। देन हम देखते हैं हिस्ट्री, पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि पर्सन है ये हेड इंजरी हुई है तो कहीं ये ड्रग एडिक्शन की या फिर अल्कोहल एडिक्शन की वजह से तो नहीं हो रखी है। देन उसके बाद में हम करते हैं ब्लड टेस्ट जिसमें सीबीसी ब्लड कल्चर। अब ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट के अंदर हम कंप्लीट ब्लड काउंट एंड दी ब्लड कल्चर करेंगे। और ब्लड कल्चर हम करते हैं यहाँ पर जो इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इन्फेक्शन डिटेक्शन, इन्फेक्शन डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्लड कल्चर करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, ग्लासको कोमा सेस कर रहे हैं, गोल ग्लासको कोमा स्केल के थ्रू हम कर रहे हैं असेस द कॉन्शियसनेस, असेस द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का कॉन्शियसनेस असेस करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूपिल साइज एंड दी रेस्पॉन्स। प्यूपिल साइज का रेस्पॉन्स देखेंगे प्यूपिल डायलेटेड है या फिर दी कॉन्स्ट्रिक्ट है, और अगर डायलेटेड है तो वो कितनी डायलेट हो प्यूपिल है वो कितनी डायलेट हो रही है, दैट मीन हम प्यूपिल का डायमीटर असेस करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट प्लान फॉर दी हेड इंजरी। हेड इंजरी का हम मैनेजमेंट प्लान देखेंगे, और मैनेजमेंट प्लान देख रहे हैं दैट मीन्स हम क्या करेंगे एक सिस्टमेटिकली मैनेजमेंट करेंगे जिसकी वजह से अगर हेड इंजरी हुई है तो हम यहाँ पर असेसमेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ में हम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। जिसमें जैसे सीवियर हेड इंजरी या फिर ब्रेन इंजरी है जिसके अंदर ग्लासको कोमा स्केल आ रही है यहाँ पर 8 और बिलो दी 8, जो नॉर्मल कितना होती है मिनिमम स्कोर रहेगा 3 एंड द मैक्सिमम स्कोर होता है 15 ग्लासको कोमा स्केल के अंदर। और अगर 3 और लेस देन 3 आ रहा है दैट मीन्स पर्सन किस में है यहाँ पर कोमा, लेस देन 8 है तो इसमें पर्सन है वो कोमा में चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है सीवियर हेड इंजरी हुई है या फिर सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है जिसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट इवेल्युएशन करते हैं, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट इवेल्युएशन करेंगे। और ये जो एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट इवेल्युएशन एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट इवेल्युएशन है, इस ये क्या है एक प्रोग्राम है ग्लोबल स्टैंडर्डाइज मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है एडवांस, ये एटीएलएस है ट्रोमा इवेल्युएशन, ये एक प्रोग्राम्स है एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम है जो क्या है एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर हम सिस्टेमेटिकली जो असेसमेंट के साथ साथ में हेड ट्रोमा को इवेल्युएट करके उसका मैनेजमेंट करते हैं, सिस्टेमेटिकली इवेल्युएशन। सिस्टेमेटिकली इवेल्युएशन एंड टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग
लाइफ थ्रेट कंडीशन क्या है? एक सिस्टमेटिकली इवेल्युएशन एंड टू प्रिवेंट द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन दी हेड इंजरी। हेड इंजरी की वजह से, हेड इंजरी अगर कंडीशन हो गई है, उस कंडीशंस में हम सिस्टमेटिकली इवेलुएट भी करेंगे और उसके साथ साथ में ही हम मैनेजमेंट करते हैं। जो जो हम इवेलुएट कर रहे हैं उसके साथ में ही हम मैनेज करेंगे, जिसकी वजह से पर्सन की जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको हम यहाँ पर बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें, या फिर जो पर्सन है उसकी सर्विलेंस रेट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और इसको हम किस में लेते हैं? एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के अंदर, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के अंदर। और इसको स्टार्ट किया है अमेरिकन एसोसिएशन सर्जन। एसोसिएशन, अमेरिकन न्यूरो सर्जन एसोसिएशन ने इसको स्टार्ट किया था। अब जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर सीवियर हेड इंजरी हो गई है या ब्रेन ट्रोमा हो गया है, जिसके अंदर ग्लासगो कोमा स्केल या तो 8 है या फिर बिलो दी 8 है, जिसमें पर्सन को हम देख सकते हैं लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस हो रखा है या फिर पर्सन कोमा के अंदर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट इवेलुएशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी होती है इमरजेंसी डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट में हमें लाइफ सपोर्ट भी दे रहे हैं और इमरजेंसी में हम उसको इवेलुएट भी कर रहे हैं। इमरजेंसी डायग्नोसिस करेंगे और इसके साथ साथ में ही हम थेरेप्यूटिक प्रोसीजर करेंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे और साथ साथ में हम थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, जो मैं यहाँ पर मेंशन, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसएबिलिटी और डिफिब्रिलेटर, एक्सपोजर, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। दैट्स कॉन्सेप्ट क्या होगा? एयरवे लाइन को क्लियर करना है, ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना है, और अगर पर्सन की अरिथमिया कंडीशन हो रही है देन डिफिब्रिलेटर देना है। एक्सपोजर की पर्सन है वो ज़्यादा हाईली एक्सपोज हो रहा है उसको वहाँ से हटाना है। और इसके साथ साथ में क्या करना है, अगर पर्सन ने टाइट क्लोथ वियर कर रखे हैं देन हम क्या करेंगे, उसको क्लोथ है उसको लूज करेंगे। एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन करेंगे, अगर पर्सन है वो सीवियर हीट या फिर हम देख सकते हैं सीवियर हीट एरिया के अंदर है तो हम वहाँ से उसको बाहर लाएंगे, या फिर हम उसको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इमरजेंसी डायग्नोसिस की है, थेरेपेटिक प्रोसीजर किया एज इंडिकेटेड। अब थेरेपेटिक प्रोसीजर हमने क्या इमरजेंसी डायग्नोसिस के अंदर, जैसे हमने एयरवे लाइन को देखा, पर्सन है अगर सीवियर हेड इंजरी हो तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो डिप्रेस हो गया, और अगर रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया है तो रेस्पिरेटरी रेट है, एयरवे लाइन है, ये सारे के सारे अफेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यानी पर्सन को हम इटी इंट्यूबेट करके, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करके उसके साथ साथ में ही हम पर्सन को है एयरवे लाइन मेंटेन करेंगे। सेकेंड हम क्या कहें? फ्लूइड रिसेसिटेशन, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली फ्लूइड लूज हो रखा है, टाइबल स्वेलिंग हो रखी है, हेमेटोमा फॉर्म हो रखा है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया है, तो ब्लड कंपोनेंट भी लूज हो गया है अपनी बॉडी से, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रखे हैं, तो हम वापस उसको रिससिटेट करेंगे फ्लूइड को। देन हाइपर वेंटिलेटेड, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पर्सन को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पे रखा है, किसके लिए? हम यहाँ पे एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस, इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजनेशन भी, पर्सन को वेंटिलेटर, हाइपर वेंटिलेटर भी रखेंगे, दैट मीन्स गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो। इसके साथ साथ में जो हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से कर रहे हैं और
सेकेंड हम करते हैं ऑक्सीजनेशन, यानी पर्सन का को हम यहाँ पे 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन है पर्सन को देंगे, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट वन हम देते हैं सेडेशन एंड द फार्मेकोलॉजिकल पैरालिसिस। सेडेशन हम क्यों देते हैं? क्योंकि अगर सीवियर हेड इंजरी हो रखी है और अगर ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर हुआ है या फिर किसी भी रीजन में होता है, पर्सन को एपिलेप्सी कन्वर्जन आने के चांसेस रहते हैं, कन्वर्जन और दी सीजर। और कन्वर्जन और सीजर की वजह से पर्सन को सेकेंडरी ट्रोमा हो सकता है, सेकेंडरी इंजरी हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, पर्सन को सडेट करेंगे एंड फार्मेकोलॉजिकल पैरालिसिस करेंगे। फार्मेकोलॉजिकल पैरालिसिस का मीन्स होता है हम ड्रग्स के थ्रू पर्सन के जो सीजर है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये हमने स्टार्टिंग के अंदर किसमें किया है, इमरजेंसी डायग्नोसिस एंड द थेरेपेटिक मैनेजमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू दी एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट इवेल्युएशन के अंदर स्टार्टिंग के हमने डायग्नोसिस भी की इमरजेंसी और उसके साथ साथ में थेरेपेटिक प्रोसीजर भी किया। देन उसके बाद में अगर इफ नॉट क्योर और अनस्टेबल कंडीशन, अगर हमने यहाँ पे थेरेपेटिक मैनेजमेंट किया जिसमें इंट्यूबेशन भी कर दिया, ऑक्सीजनेशन भी कर दिया, हमने हाइपर वेंटिलेशन भी कर दिया, इसके साथ साथ में फ्लूइड को रिससिटेट भी कर दिया, एंड लास्ट के अंदर पर्सन है उसको सीजर से प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एंटी कन्वल्सन भी दे दी, उससे भी अगर पर्सन के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देन उस टाइम अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है दैट मीन्स कोई मेजर प्रॉब्लम हो रखी है, और मेजर प्रॉब्लम हो गई तो उस कंडीशंस में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो ऑर्गन है उसको डिस्प्लेस होने से रोकना। तो हम क्या करेंगे, जो हर्निएशन है उसको डिटोरिएट करेंगे, दैट मीन्स हर्निएशन का पता लगाएंगे कि कहीं हर्निएशन तो नहीं हो गया है, दैट मीन्स जो ऑर्गन है वो अपनी जगह पे छोड़ के किसी दूसरी जगह पे डिस्प्लेस तो नहीं हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हर्निएशन डिटोरिएशन। लेकिन हर्निएशन डिटोरिएशन के साथ साथ में भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, इसमें क्या था, डायग्नोसिस भी हो रहा है एंड थेरेपेटिक मैनेजमेंट भी हो रहा है, दोनों साथ साथ में ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम डायग्नोसिस करेंगे और उसके साथ साथ में हम उस कंडीशंस को मैनेज भी करते चल रहे हैं। तो हर्निएशन डिटोरिएशन कर लिया हमने, हर्निएशन का पता ये सोचने की कि हम देख रहे हैं कि हर्निएशन है क्या नहीं है, उसके साथ साथ में ही हम क्या करेंगे, पर्सन को मैकेनिकल हाइपर वेंटिलेटर रखेंगे, पर्सन है उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे हम, मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पे, और जिसकी वजह से हम हाइपर वेंटिलेशन को मेंटेन कर सकें, दैट मीन्स गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो जाए विद द सपोर्ट ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर। और इसके साथ साथ में हम देते हैं मैनिटोल 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर 12 आवर, हर 12 घंटे के अंदर हम यहाँ पे मैनिटोल देंगे 1 ग्राम पर केजी ऑफ दी बॉडी वेट। जैसे अगर पर्सन का वेट 60 केजी है तो हम यहाँ पे 60 ग्राम पर 12 आवर में देते हैं, 12 घंटे के अंदर हम 60 ग्राम मैनिटोल देंगे। और मैनिटोल हम क्यों दे रहे हैं, मैनिटोल के पीछे रीजन क्या होता है, टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड द सेरिब्रल स्वेलिंग, सेरिब्रल स्वेलिंग, क्योंकि ये जो सेरिब्रल स्वेलिंग और आईसीपी की वजह से ही तो जो ऑर्गन है वो डिस्प्लेस हो रहा है, हर्निएशन हो रखा है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम हर्निएशन का भी पता लगाएंगे और इसके साथ साथ में हर्निएशन को रोकने के लिए या फिर हर्निएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पर पर्सन को मैनिटोल देंगे 1 ग्राम पर केजी ऑफ दी बॉडी वेट पर 12 आवर के अकॉर्डिंग। पर्सन का वेंटिलेशन सपोर्ट भी हम कंटिन्यूसली रखेंगे। अब हर्निएशन को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन और दी एमआरआई, सीटी स्कैन एंड एमआरआई करवाएंगे। इसके साथ साथ में अगर हमने ये पर्सन को हाइपर वेंटिलेटेड रखा है और मैनिटोल दिया है, अगर इससे पर्सन को रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ, अगर पर्सन का कंडीशन है वो रिजोल्व हो गई है, दैट मीन्स पर्सन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अगर इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो हम किसी भी तरह की कोई सर्जरी नहीं करेंगे, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, अगर इंप्रूवमेंट नो इंप्रूवमेंट हो रहा है, नो इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स हम उस टाइम पे क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, हर्निएशन डिटोरिएशन करने के लिए हमने सीटी स्कैन एंड दी एमआरआई करवाई। सीटी स्कैन एमआरआई से हमें पता चल गया कि हाँ हर्निएशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो ऑर्गन है वो डिस्प्लेस हो गया है। अब ऑर्गन डिस्प्लेस हुआ है, इसी की वजह से तो जो हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया था, थेरेपेटिक मैनेजमेंट किया था, उसकी वजह से तो वो सोल्यूशन नहीं हो पाया था, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हर्निएशन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर हमने जो इंटरवेंशन दी थी उससे भी वो करेक्ट नहीं हुआ है। तब हम करते हैं यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन, दैट मीन्स जो सर्जिकली वहाँ से जो क्लॉट फॉर्म हो रखा है उसको सर्जिकली हम वहां से निकाल देंगे या फिर रिमूव कर देंगे, और इसको हम बोलते हैं क्रेनियोटोमी, यानी क्रेनियल कैविटी है, जैसे
ये है क्रेनियल कैविटी। तो अगर क्रेनियल कैविटी के अंदर कहीं पर भी हेमेटोमा फॉर्म हो गया है, क्रेनियल कैविटी के अंदर कहीं पर भी हेमेटोमा फॉर्म गया है, जैसे सच ये हेमेटोमा फॉर्म हो गया है, तो इसको क्या करेंगे, जो क्रेनियल ओटमी का मतलब है ओपनिंग, ओपनिंग, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्रेनियल कैविटी है उसको ओपन करेंगे। अब क्रेनियल कैविटी है उसको हम दो तरह से ओपन कर सकते हैं, एक तो आता है ओपन क्रेनियोटमी सर्जरी, एंड सेकेंड वन आता है बोर होल क्रेनियोटमी। बोर होल के अंदर तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा होल करेंगे और वहां से हम जो कैथेटर इंसर्ट करेंगे और कैथेटर के थ्रू जो इसके साथ में जैसे माइक्रो कैमरा लगा होता है, माइक्रो कैमरा से हम विजुअलाइज करेंगे अंदर की स्ट्रक्चर को, और वहां जहां पर भी क्लोट फॉर्म हो रखा है उसको हम बाहर की साइड में सक्शन करके या फिर कट आउट करके निकाल लेंगे। लेकिन ओपन क्रेनियोटमी में हम क्या करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर है वहां की बोन फ्लेप है, जैसे ये वाली बोन फ्लेप है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इस बोन फ्लेप को हमने यहाँ से हटा दिया, बोन फ्लैप है इसको हमने यहाँ से हटा दिया, और इसके थ्रू हम डायरेक्टली अंदर जाके ये जो क्लोट है उसको कट करके और बाहर की साइड में निकाल देंगे। इसको अपन बोलते हैं क्रेनियोटमी। इसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट तो हम जो क्लोट फॉर्म है उसको निकाल देंगे। सेकंड, ओपन क्रेनियोटमी करने के पीछे रीजन क्या होता है, जो हर्निएशन हो रहा है, दैट मीन्स जो ऑर्गन डिस्प्लेस हो रहा है उसको हम वापस रिप्लेस भी करेंगे वहां पर। रेदर देन क्या होता है, जो हमने क्लोट फॉर्म है उसको तो हटा दिया, लेकिन जो ऑर्गन है वो डिस्प्लेस होगा तो डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो क्लोट फॉर्म है उसको तो हटा दिया, इसके साथ साथ में जो ऑर्गन है डिस्प्लेस हुआ था उसको हम वापस रिप्लेस कर देंगे, इसको अपने बोलते हैं क्रेनियोटमी। और अगर किसी भी तरह इससे ही करेक्ट हो गया है, दैट मीन्स हर्निएशन नहीं हुआ है, तो हम किसी भी तरह की सर्जरी नहीं करेंगे। क्रेनियोटमी करने के बाद में, आफ्टर क्रेनियोटमी सर्जरी, क्रेनियोटमी करने के बाद में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको मेंटेन एंड मॉनिटर करना। इसके क्रेनियोटमी के बाद में पेशेंट है वो आईसीयू के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। आईसीयू के अंदर अब जो आईसीयू की नर्स होती है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टू मेंटेन एंड मॉनिटर द इंट्राक्रेनियल प्रेशर विथ द फ्लूइड रिससिटेशन। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करना है, इसके साथ साथ में जो फ्लूइड है उसको वापस से रिससिटेट करना है। देन मेंटेन द सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है जो नॉर्मली होता है 50 to 70 mm ऑफ द Hg, ये होता है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। दैट मीन्स इस प्रेशर पे जो ब्रेन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो ब्रेन टिश्यू के पास में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो आईसी यहाँ पर जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो होता है 50 to 70 mm ऑफ Hg है, इसको मेंटेन करना है आईसीयू नर्स का, ये काम होते हैं आईसीयू नर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीयू नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आईसीपी को मेंटेन करना है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करना है। सेकंड रहेगी फ्लूइड रिससिटेट करना है, जो फ्लूइड लॉस हो गया है उसको रिससिटेट करना है। फ्लूइड रिससिटेट करने के साथ साथ में हमें इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, यानी जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट के अंदर हम देखते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो नॉर्मली होता है 50 to 70 mm ऑफ द Hg। देन हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, कंट्रोलिंग दी आईसीपी। जो आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है तो उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आईसीपी को मेंटेन करना। अब आईसीपी को मेंटेन करने के लिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है जो नॉर्मली कितना होता है 50 to 70 सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, इसको मेंटेन करना होता है। अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन करने होगा तो ऑक्सीजनेशन के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है ब्रेन के अंदर वो 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड वन क्या होता है, जो हेड ऑफ द बेड का हेड है उसको हम 30 डिग्री तक एलिवेट करेंगे, जिसकी वजह से भी हम आईसीपी को कम कर सके। नेक्स्ट वन आता है बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है दैट मीन्स इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के साथ साथ में इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो सेकेंडरी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन एब्सिस, और वो सीवियर कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है सेप्टिक शॉक की वजह से। तो हमें बॉडी के टेम्परेचर को भी देखना है कि जो ऑप्टिमम बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए न तो हाइपोथर्मिक कंडीशन में होना चाहिए और न ही हाइपरथर्मिक कंडीशन में होना चाहिए, और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीयू नर्स की।
आईसीयू नर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी के सारी कंसिडरेशन ऐसे हैं जो आईसीयू नर्स है वो इनको सबको देखेगी। नेक्स्ट वन आता है फ्लूइड, मेंटेन दी फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है जिसमें इनपुट एंड आउटपुट चार्ट को हम कंटिन्यूसली देखेंगे कि पर्सन ने कितना इनटेक लिया है और हमने या उसने उसका आउटपुट कितना हुआ है। देन अवॉइड नॉक्सियस स्टिमुलाई, किसी भी तरह की जो एक्सेस, जैसे किसी भी तरह की पेनफुल प्रोसीजर है उसको अवॉइड करना है, या फिर एक्सेसिव जो सक्सनिंग कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रखा है और पर्सन का हम ईटी सक्सनिंग कर रहे हैं, तो उसका भी हमें देखना होता है कि एक्सेसिव सक्सनिंग नहीं करनी होती है। और अगर एक्सेसिव सक्सनिंग कर दी है, हमने एंडो ईटी ट्यूब के थ्रू एक्सेसिव सक्सनिंग की है, और सक्सनिंग का टाइमिंग होना चाहिए यहाँ पर 10 to 12 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के थ्रू हम सक्शन कर रहे हैं तो 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा, हमें 10 to 12 सेकंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके लैरिंजियल नर्व को डैमेज कर सकता है। लैरिंजियल नर्व डैमेज। और अगर एक्सेसिव सक्शनिंग कर रहे हैं, पेनफुल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से भी आईसीपी को एलिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेडेटिव टू रिड्यूस एजिटेशन एंड दी एंजाइटी। पर्सन की एंजाइटी और एजिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम पर्सन को यहाँ पर सेडेटिव देते हैं, जिसकी वजह से इसके साथ साथ में पर्सन है उसकी स्लीप को इंड्यूस करने के लिए भी हम यहाँ पर सेडेटिव देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी एंड एजिटेशन है उसको दूर कर सके। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को हम मेंटेन करेंगे जो होता है 50 to 70 mm ऑफ Hg। पर्सन का वेंटिलेशन है वो हाइपर वेंटिलेशन रहेगा, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो, और बॉडी के अंदर O2 क्या लेवल है वो मेंटेन रहे, ब्लड और टिश्यूज के पास में ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहे। ड्रेनेज ऑफ द सीएसएफ इफ दी एलिवेटेड, अगर सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो हम उसको ड्रेन आउट करेंगे। अब ड्रेन आउट में हम डायरेक्टली सक्शन भी कर सकते हैं, और इसके सॉरी अगर यहाँ पे सीएसएफ एलिवेट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ड्यूरिंग दिस सर्जिकल प्रोसीजर हम वहाँ से सिरिंज के थ्रू उसको सक्शन आउट कर सकते हैं, या फिर हम नीडल के थ्रू हम उसको बाहर की साइड में निकाल सकते हैं, रेदर देन हम यहाँ पे वीपी संट लगा के भी उसको जो एक्स्ट्रा सीएसएफ है उसको बाहर की साइड में निकाल देंगे। जैसे इन कंडीशन आता है हाइड्रोसेफेलस कंडीशन में, जिसमें एक्स्ट्रा सीएसएफ होता है, उसको हम एक संट के थ्रू, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट होते हैं जो वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल है, वहां से वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। देन ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड देंगे, क्योंकि रीजन क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, और ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड्स है इसका काम होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करना, और अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जितना ज़्यादा रहेगा तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम ब्रेन की स्वेलिंग को कम करने के लिए भी देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्टर बार्बिटूरेट टू प्रिवेंट द सीजर एंड द इंसोम्निया। पर्सन को सीजर एंड सीजर कंडीशन हो रही है, या फिर पर्सन सो नहीं पा रहा है, इंसोम्निया का मतलब लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। अगर पर्सन सो नहीं पा रहा है तब हम यहाँ पर बार्बिटूरेट देते हैं, जिसकी वजह से सीजर भी है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, और पर्सन है वो सो भी पाएगा, या फिर हम जो इंसोम्निया कंडीशन है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉनिटर एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है उसको मॉनिटर एंड मैनेज करना है, जिसमें डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। कॉम्प्लिकेशन क्या है, डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर नॉर्मल कितना था, 50 to 70 था, अब यहाँ पर अगर हेड इंजरी हो रखी है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो O2 प्लस ग्लूकोज सप्लाई है वो कम हो जाएगी, सेल के पास में डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है तो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे। तो मॉनिटर जो यहाँ पर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो डिक्रीज हो रखा है, उसको हमें देखना है कि कहीं डिक्रीज तो नहीं हो रखा है, और इसको हम वापस से उसको मेंटेन करना है कितना, 50 to 70 mm ऑफ Hg। सेकेंड वन आता है सेरेब्रल एडिमा एंड दी हर्निएशन। अगर सेरेब्रल एडिमा हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम मैनिटोल देंगे, सेकेंडरी हम यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर जिसको अपन बोलते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग है उसको हम कम कर सके, और अगर स्वेलिंग कम हो रखी है तो हम हर्निएशंस को भी
कम हर्निएशन के होने के चांसेस है उसको भी हम कम कर सकते हैं। और अगर हर्निएशन हो गया है देन हम सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू हम इसको करेक्ट करेंगे, वापस से रिप्लेसमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वन आता है इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन एंड दी वेंटिलेशन। क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर हेड इंजरी हुई है तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है वो भी डिप्रेस हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर डिप्रेस हो रहा है जिसकी वजह से जो फ्रेनिक नर्व जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं वो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स के पास में रिस्पॉन्स लेके जाती हैं, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से क्या कोज कर रहा है, ऑक्सीडेशन है एंड वेंटिलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्सन को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन है उसको भी हम मेंटेन कर सके। ईटी इंट्यूबेशन के साथ साथ में पर्सन को हम वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशियल मैनेजमेंट। अगर हेड इंजरी हो रखी है उसी टाइम पे, तो उस कंडीशंस में हमें इनिशियल मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, उसी टाइम पे है जो एक्सीडेंटल साइट है उसमें हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, मेंटेन एंड ओपन एयरवे लाइन है उसको ओपन करेंगे। सेकेंडरी हम क्या करेंगे, प्रोवाइड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय दी रेस्क्यू एंड दी ब्रीथिंग। ओपन एयरवे के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस पे लिटाएंगे विदाउट दी हेड सपोर्ट, किसी भी तरह का हेड सपोर्ट नहीं होगा, फ्लैट सरफेस पे लिटाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो अब ये जो टिल है इसको पीछे की साइड में करेंगे, चिन्ह है उसको पीछे की साइड में टिल करेंगे एंड हेड को टिल करेंगे, जिसकी वजह से जो एयरवे लाइन है वो ओपन हो जाएगा। सेकेंडरी हम क्या कराएंगे, पर्सन को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे। अगर पर्सन ब्रीथ नहीं कर पा रहा है देन हम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देंगे, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हैं एक्सीडेंटल साइड पे, और अगर हॉस्पिटल है तो डेफिनेटली हम एम्बोबैग के थ्रू भी दे सकते हैं, इवन ईटी इंट्यूबेशन के थ्रू भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन आता है सर्कुलेशन एंड प्रोमोटिंग आर्टिफिशियल सर्कुलेशन बाय द एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। अगर यहाँ पे कार्डियक अरिथमिया कंडीशन हो गई है तो हम क्या करेंगे, कार्डियक कंप्रेशन के थ्रू भी पर्सन है उसकी कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करेंगे एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। देन इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने किया है एयरवे लाइन को ओपन किया है, जिसकी वजह से किसी भी तरह से अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है तो हम उसको हटा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ में इंक्लूडिंग सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन की स्टिफ कॉलर, अगर पर्सन को हेड इंजरी हो रखी है इसके साथ 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 में ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है तो हम पर्सन को सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन करेंगे। दैट मीन्स हम पर्सन को यहाँ से इमोबाइल करेंगे, किसी भी कंडीशन में मोबाइल नहीं होना चाहिए। और किसके थ्रू करते हैं हम, स्टिफ कॉलर के थ्रू, जिसकी वजह से पर्सन है वो मोबाइल नहीं रहे। रेदर देन तो क्या होती है, यहाँ की जो नर्व्स होती है इसके साथ साथ में जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड वन हम क्या करेंगे, पर्सन का ब्रीथिंग पैटर्न है वो मेंटेन करेंगे नेचुरली एंड दी आर्टिफिशियल। पर्सन नेचुरली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो हम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देंगे जिसमें आता है वेंटिलेटर सपोर्ट। वेंटिलेटर सपोर्ट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेन सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी मेंटेन करेंगे। ब्लड के अगर कहीं पर भी ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है तो देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट वन आता है डी से डिसफंक्शनल एंड द डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिब्रिलेशन। अब क्या होता है डिसफंक्शनल एंड डिसेबिलिटी, हम देखेंगे कि पहले हेड इंजरी की वजह से क्या क्या डिसेबिलिटी हो रखी है, किस क्या कंडीशन हो रखी है। इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे अरिथमिया कंडीशन हो रखी है, डिसअरिथमिया कंडीशन हो रखी है, और कार्डियक एसिस्टोल कंडीशन हो रही है, एसिस्टोल मतलब होता है स्टॉप ऑफ द ब्रीथिंग, अगर एसिस्टोल कंडीशन हो रहा है देन हम यहाँ पर देते हैं डिफिब्रिलेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड द मेंटेन एलिमिनेशन पैटर्न, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन पैटर्न देखेंगे, और अगर एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग है देन हम यहाँ पर एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लेवल को मेंटेन करेंगे एंड बॉडी की टेम्परेचर है उसको ऑप्टिमम बॉडी का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखेंगे। तो ये आता है इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर। देन हम देखते हैं मेडिकेशन, मेडिकेशन के अंदर आता है ओस्मोटिक डायूरेटिक में आता है मैनिटोल, और हम मैनिटोल कितना देते हैं अभी बताया था 1 ग्राम पर केजी ऑफ दी बॉडी वेट पर 12 आवर पर्सन को देते हैं। मेन रीजन क्या होता है, टू डिक्रीज दी cerebral edema and to maintain intracranial pressure, intracranial pressure।
इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या देंगे यहाँ पर, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। और ओस्मोटिक डायूरेटिक्स का काम क्या होता है, डायूरेटिक्स है दैट मीन्स जो फ्लूइड है वो डायूरेसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर ओस्मोटिक डायूरेसिस में क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड शिफ्ट हो रखा है उसको वापस वो इंट्रावस्कुलर स्पेस के अंदर शिफ्ट करके वहां से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको रीनल सिस्टम है यूरिन के थ्रू बाहर की साइड में एक्सपेल आउट कर देगी। उसको अपन बोलते हैं ओस्मोटिक डायूरेटिक्स, जो हम देते हैं मैनिटोल। सेकेंड वन आता है एंटी प्लेटलेट्स। एंटी प्लेटलेट्स है जो हम देते हैं एस्पिरिन। अब एस्पिरिन क्यों हम देते हैं, टू प्रिवेंट द फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन। टू प्रिवेंट द फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन। टू प्रिवेंट द फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देते हैं एंटी कन्वर्जन बार्बिचुरेट, किसके लिए, टू ट्रीट सीजर एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ द स्लीप, अगर स्लीप नहीं हो पा रही है तब भी हम देते हैं इंसोम्निया कंडीशन। एक हम देते हैं मसल रिलैक्सेंट एंड दी सेडेटिव, क्योंकि अगर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर एसिटाइल कोलाइन है उसका लेवल ज़्यादा हो रखा है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, इसलिए हम देते हैं यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट एंड दी सेडेटिव। सेडेटिव भी हम पर्सन की स्लीप है उसको इंड्यूस करने के लिए देते हैं। स्लीप इंड्यूस। एक वन आता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के अंदर ब्रेक डाउन दी टू ब्रेक डाउन दी फॉर्म्ड ओसिस। ब्रेक डाउन दी फॉर्म्ड थ्रोम्बोसिस, यानी जो थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो रखा है उसका ब्रेक डाउन करने के लिए देते हैं, जिसमें आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड द सेकंड वन आता है यूरोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड द यूरोकाइनेस, जिसकी वजह से अगर कोई भी क्लॉट फॉर्म हो रखा है तो उसको डिसोल्व करने के लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रिवेंट एंड ट्रीट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एंटीबायोटिक देंगे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट एंड ट्रीट करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे रहे हैं टू रिड्यूस द स्वेलिंग, दी सेरिब्रल स्वेलिंग। सेरिब्रल स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट वन आता है वैसोप्रेशन डोपामिन टू मेंटेन दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम देते हैं यहाँ पर डोपामिन होती वैसोप्रेसिन। तो ये आते हैं मेडिकेशन के अंदर। देन हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम करते हैं क्रेनियोटोमी, ओपन क्रेनियोटोमी, दैट मीन्स जो मैंने पहले बताया है, जो बोन के फ्लैप है उसको हटा के, जैसे जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर है उस बोन को फ्लैप को हटा के ओपनली वहां से कट करके फिर अंदर की साइड में जो हेमेटोमा है उसको बाहर निकालना, एंड जो हर्निएशन हो रखा है उसको वापस से, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम वापस से रिप्लेस से कर देते हैं हर्निएशन क्रेनियोटोमी के अंदर। और इसके साथ साथ में ही अगर फ्लूइड वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है कंटिन्यूअसली, उस फ्लूइड को हम निकाल देंगे। CSF का फ्लूइड बिल्डअप हो रखा है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। अगर कंटिन्यूअसली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, देन हम एक ड्रेन यहाँ पे अटैच करेंगे जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूअसली बाहर की साइड में आता रहेगा।
एक सुन आता है बोर होल क्रेनियोटमी। बोर होल क्रेनियोटमी यानी एक छोटा सा होल करके वहां बोन फ्लैप नहीं हटाते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक होल करेंगे और उसके अंदर माइक्रो कैमरा लगा होता है जो उसको गाइड करेगा, और अंदर की साइड में कहीं पर भी हेमेटोमा हो रखा है तो उसको कट आउट करके बाहर की साइड में निकाल देंगे। इसको अपन बोलते हैं बोर होल क्रेनियोटमी। नेक्स्ट वन आता है एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी। एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी के अंदर क्या होता है? ओस्टमी का मतलब होता है opening, and the endoscopic ventricular endoscopy, this type of the surgery is primarily used to treat hydrocephalus which cause an excessive of the CSF spine cerebrospinal fluid पेन। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर सीएसएफ का फ्लूइड है वो ज्यादा फॉर्म हो रखा है और फ्लूइड फॉर्म हो गया है, जिसमें कंडीशन आती है हाइड्रोसेफेलिस, यानी जो क्रेनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड ज्यादा बिल्डअप हो गया है, वो भी सीएसएफ फ्लूइड है वो ज्यादा बिल्डअप हो गया है, उस कंडीशंस में एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी के थ्रू हम एक ओपनिंग के थ्रू वहां से जो फ्लूइड है उसको बाहर की साइड में ड्रेन आउट कर देंगे। इसमें क्या होता है? सर्जन इंसर्ट ए स्मॉल वीडियो कैमरा into the skull and to see directly inside the brain. This surgeon then make a hole in the bottom of one of the ventricles which allows CSF cerebrospinal fluid to drain out of the brain. अब इसके अंदर क्या होगा? एक छोटा सा होल करेगा, वहां पे इसके साथ साथ में कैमरा गाइड करेगा और वहां से होते हुए वो कैमरा कहाँ पे जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल में जाने के बाद में वहां से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर की साइड में ड्रेन आउट कर देंगे। एंड लास्ट में आता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट अब नाम से इंडिकेट है ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन वेंट्रिकल से एक संट लगाएंगे और उस संट के थ्रू, अब किस कंडीशन में कर रहे हैं हम यहाँ पे? हाइड्रोसेफेलस में। हाइड्रोसेफेलस, अगर हाइड्रोसेफेलस कंडीशन हो रही है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक वीपी संट लगाते हैं और एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, वो ट्यूब है ब्रेन के वेंट्रिकल से होते हुए कहां पर आ जाएगी? इन दी पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगी और वहां से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था ब्रेन के अंदर, जो वेंट्री सीएसएफ ज्यादा एक्स्ट्रा सीएसएफ था, रीजन क्या है? एक्सेस सीएसएफ। एक्सेस सीएसएफ हो रखा है, उसको क्या करेगा? ये ड्रेन आउट कर देगा। कहां पर लेके आ जाएगा? इन दी पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी है वहां से वो रीनल सिस्टम के थ्रू एंड दी जीआई सिस्टम के थ्रू ये बाहर की साइड में एक्सक्रीशन कर एक्सक्रिएशन कर देगा रीनल सिस्टम के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन फॉर्म के अंदर कर देगा एंड जीआई में ये स्टूल के साथ साथ में ये एक्सक्रिएट कर देगा। इसको अपन बोलते हैं वीपी संट। जो क्या होता है? एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है वो कंटिन्यूअसली ड्रेन आउट होता है रहेगा। कहाँ से? वेंट्रिकल, ब्रेन के वेंट्रिकल से किस में आ जाएगा? इन दी पेरिटोनियल कैविटी। वहां से होते हुए वो पेरिटोनियल कैविटी में आएगा। अब जो सीएसएफ है उसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट भी होता है मेनिंजिस का, वहां से वो कंटिन्यूअसली कहाँ लेके आ जाएगा? इन दी पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से आईसीपी को भी मेंटेन कर सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी मेंटेन करेंगे, जो हाइड्रोसेफेलस हो रखा है उसको भी मेंटेन हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है जो मेनिंजिस का, उसको भी बाहर एक्सपेल आउट कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल स्टंट। तो ये था आज का अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक हेड इंजरी। जो हेड इंजरी के अंदर हमने आज देखा है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हेड इंजरी के साथ साथ में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट प्लान किसके अकॉर्डिंग? एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने मैनेजमेंट प्लान किया। देन इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड द इनिशियल मैनेजमेंट किया एंड लास्ट के अंदर हमने देखा है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये हेड इंजरी अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।